नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। वह मुद्दा जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खींच लाया है। हम आउटसाइड द बॉक्स नाम के एक लेख की पड़ताल करेंगे और इस लेख में बताया गया है कि चैट जीपीटी की मदद से कैसे एक बड़े झूठ को उजागर करने की कोशिश की गई है। इस पड़ताल का मकसद एआई के तर्क करने के तरीके को समझना है। यह लेख पीटर आइजैक्सन ने लिखा है। पीटर फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य रणनीति अधिकारी हैं। पीटर एक लेखक और मीडिया निर्माता हैं जिन्होंने अभिनव शिक्षण तकनीक पर केंद्रित ग्राउंड ब्रेकिंग परियोजनाओं पर काम किया 30 साल से अधिक समय से। पीटर ने खुद को पब्लिशिंग, कोचिंग, परामर्श और एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए समर्पित किया है। एक पब्लिशर के तौर पे उनका काम गजब का रहा है और उन्होंने बीबीसी, हैनीमैन और मैकमिलन जैसे प्रमुख संगठनों के साथ काम किया है। अभी फेयर ऑब्जर्वर के लिए वो रणनीति तय करने वाले मुख्य अधिकारी हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस और ऑक्सफोर्ड से शिक्षित पीटर जो है फ्रांस में रहते हैं। तो पीटर लिखते हैं कि मानवता का भविष्य अब व्हाइट हाउस में बैठे वैश्विक तानाशाह के फैसलों पर टिका है। क्या यह उनके लिए मौका है कि वे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहें कि मैंने अपना गंदा काम कर दिया है, अब आपको गाजा में नरसंहार रोकना होगा। 1967 की सीमाओं के भीतर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करनी होगी, अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा और अब हम सब शांति से रहेंगे। ऐसा करना कुछ हद तक तार्किक लग सकता है, लेकिन अब ऐसे नेताओं द्वारा चलाई जा रही दुनिया में कोई तर्क की उम्मीद नहीं करता। पीटर आइजैक्सन अपने लेख में शुरुआत करते हैं उस व्यापक दावे से जिसमें कहा जाता है कि ईरान इजराइल को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने चैट जीपीटी को पूछा कि हम अक्सर सुनते हैं कि ईरान इजराइल को नष्ट करना चाहता है, लेकिन क्या इस इरादे को स्पष्ट रूप से कहा गया है या यह सिर्फ राजनेता और पत्रकार ही हैं जो आधिकारिक इरादों की व्याख्या कर रहे हैं। चैट जीपीटी ने इस पे गहराई से विश्लेषण किया और जवाब दिया कि यह एक महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाला विषय है। अब ईरानी नेताओं के आधिकारिक बयान जब खंगाले गए, खास करके सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद के वर्षों से जो इजराइल के बारे में उत्तेजक और शत्रुतापूर्ण बयान है उस पे। हालांकि ये बयान सैन्य अर्थों में इजराइल के विनाश के लिए स्पष्ट रूप से आह्वान करते हैं। यह बहस का विषय है और अक्सर अनुवाद और संदर्भ पे निर्भर करता है। सबसे ज्यादा उद्धृत उदाहरण अहमदीनेजाद का 2005 का बयान है जिसमें वे अक्सर पश्चिम में इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए आह्वान के रूप में बात करते हैं। इसी तरह की रिपोर्ट होती है, लेकिन मूल फारसी वाक्यांश का अगर शाब्दिक अनुवाद करें तो वो लिखते हैं कि यरूशलेम पर कब्जा करने वाले इस शासन को समय के पन्नों से गायब हो जाना चाहिए। यह वाक्यांश हालांकि शासन के प्रति गहरा शत्रुतापूर्ण है। इसे ज़ायोनिज्म या इजरायली सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक बयान के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है, न कि देश या उनके लोगों को नष्ट करने की शाब्दिक सैन्य धमकी के रूप में। मोसाद के पूर्व प्रमुख एफ्राइम हालेवी और मध्य पूर्व के इतिहासकार जुआन कोल जैसे प्रमुख इजरायली हस्तियों और विद्वानों ने भी इस अनुवाद में सूक्ष्मताएं बताई हैं। और खामेनेई की स्थिति देखें तो खामेनेई ने इजराइल को बार बार कैंसर ग्रस्त ट्यूमर बताया है और कहा है यह भविष्य में मौजूद नहीं रहेगा। 2015 में खामेनेई ने फिलिस्तीन शीर्षक से एक दस्तावेज पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने देश के भविष्य का निर्धारण करने के लिए फिलिस्तीन की स्वदेशी आबादी, जिसमें यहूदी भी हों, मुस्लिम भी हो और ईसाई भी हों, उनके बीच एक जनमत संग्रह का आह्वान किया जो एक पोस्ट जायोनिस्ट समाधान का तात्पर्य है। तो उन्होंने यहूदियों की हत्या या सैन्य नरसंहार का स्पष्ट रूप से विरोध किया, जबकि जायोनी शासन के अंत की वकालत उन्होंने जारी रखी। तो
ये आधिकारिक लाइन जो है वो इजराइल राज्य के एक ज़ायोनी शासन के रूप में अंत की कल्पना करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष सैन्य विनाश के माध्यम से ही यह हो। तो बयानबाजी और वास्तविक नीति के बीच एक बड़ा अंतर नजर आता है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह और इजराइल का विरोध करने वाले फिलिस्तीनी गुटों का समर्थन करता है जो स्पष्ट रूप से इजराइल के हितों को चुनौती देते हैं। लेकिन ईरान ने दशकों की शत्रुतापूर्ण बयानबाजी के बावजूद कभी भी इजराइल पर सीधे हमला नहीं किया, प्रॉक्सी वॉर्स को छोड़ के। और अगर देखें कि पश्चिमी और इजरायली राजनेता जो विशेष रूप से ईरान पर कठोर रुख अपनाते हैं, अक्सर ईरानी बयानबाजी को इजराइल को नष्ट करने की इच्छा के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये राजनीतिक टारगेट्स पूरा करता है, जनमत जुटाना, रक्षा के बजट को सही ठहराना और विदेश नीति को आकार देना। और मीडिया अक्सर मूल भाषा या ऐतिहासिक संदर्भ की खोज किए बिना इस व्याख्या को दोहराता है, जिसे सरलीकृत कथा को बढ़ावा मिलता है। संक्षेप में चैट जीपीटी ये कहता है कि ईरान ने इजराइल की सरकार और ज़ायोनिज्म के प्रति शत्रुतापूर्ण विचार व्यक्त किए हैं और इसके एक शासन के रूप में अंत का आह्वान किया है। और ईरानी नेताओं ने स्पष्ट रूप से इजरायली नागरिकों की सामूहिक हत्या या इजराइल के सैन्य विनाश का आह्वान नहीं किया। वो सरकार गिराना चाहते हैं। इजराइल को नष्ट करो, ये वाक्यांश मुख्य रूप से बयानबाजी, वैचारिक और भू राजनीतिक विरोध की एक व्याख्या है, जिसे अक्सर मीडिया और राजनीतिक चर्चा में बढ़ाया या सरल बनाया जाता है। और हमारे लेखक जो है पीटर आइजैक्सन, उन्होंने चैट जीपीटी से फारसी और अंग्रेजी में जो है ये जो बयान दिए गए हैं मूल भाषा से, जब ट्रांसलेशन की बात की, ईरानी नेताओं के बयान हैं, उनके जब ट्रांसलेशन उन्होंने किए, महमूद अहमदी निजाद जो है वो 2005 में फारसी में कुछ इस तरह से लिखते हैं, जिसका शाब्दिक अनुवाद है कि इमाम ने कहा, यरूशलेम पर कब्जा करने वाले इस शासन को समय के पन्नों से गायब हो जाना चाहिए। अब इसका संदर्भ है कि वो ईरान के क्रांतिकारी नेता अयतुल्लाह खामेनेई का हवाला दे रहे थे। यह बयान विश्व बिना ज़ायोनिज्म नामक सम्मेलन के दौरान आया था। कोई सैन्य कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई, ध्यान केवल वैचारिक विरोध पे था। और अगर वाक्यांश जो है माहव हावेद की बात करें, जिसका अर्थ है मिटा दिया जाना या गायब हो जाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हिंसा ही हो। और अगर खामेनेई के बयान देखें, ट्विटर पोस्ट 2014 और 15 के पब्लिशिंग में अगर देखें तो मूल फारसी में वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, और जिसका शाब्दिक अनुवाद है, इजराइल अगले 25 साल नहीं देखेगा। संदर्भ है कि नेतन्याहू द्वारा ईरान परमाणु समझौते के खिलाफ चेतावनी देने के बाद 2014 में ये ट्वीट किया गया था। और जब बाद में खामेनेई ने स्पष्ट भी किया कि वे ज़ायोनी शासन के निधन का जिक्र कर रहे थे, न कि लोगों के भौतिक विनाश का। और खामेनेई फिलिस्तीन नामक एक 2015 में बुकलेट लिखते हैं, और उसमें मूल फारसी में कुछ इस तरह से लिखा है, जिसका शाब्दिक अनुवाद है कि हम सैन्य युद्ध को फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान नहीं मानते, हम फिलिस्तीन के मूल निवासियों के लिए एक जनमत संग्रह का प्रस्ताव करते हैं। अब खामेनेई इस मुद्दे को यहूदी विरोधी नहीं बल्कि ज़ायोनी विरोधी मानते हैं। उनका दृष्टिकोण पोस्ट ज़ायोनी प्रतीत होता है, इजराइल का एक यहूदी राज्य के रूप में उन्मूलन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके यहूदी निवासियों को भी मारा जाए, उन्मूलन किया जाए। और एक रूपक जो है खामेनेई की ओर से बार बार प्रस्तुत किया जाता है, जिसका नाम कैंसर ग्रस्त ट्यूमर की बात कही गई है। अगर कंटेंट को आप फारसी में देखें तो ये लिखा हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ज़ायोनी शासन एक कैंसर ग्रस्त ट्यूमर है। अगर बात करें कि इस रूपक की, कैंसर ग्रस्त ट्यूमर वाले की, तो यह भड़काऊ और अमानवीय है, लेकिन यह ज़ायोनिज्म को लक्षित करता है, यहूदी धर्म को नहीं। तो चैट जीपीटी जो निष्कर्ष निकालता है उस पर अगर बात करें तो वो ये कहता है कि ईरान की आधिकारिक बयानबाजी स्पष्ट रूप से एक ज़ायोनी परियोजना के रूप में इजरायली राज्य की वैधता को खारिज करती है, लेकिन भौतिक विनाश या नरसंहार के लिए स्पष्ट आह्वान आधिकारिक भाषा में नहीं मिलते। भाषा कट्टरपंथी, वैचारिक और प्रतीकात्मक है, लेकिन रणनीतिक रूप से अस्पष्ट भी है, जो इनकार और लामबंदी दोनों के लिए जगह छोड़ती है। इसके बाद जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने डेथ टू इजराइल और डेथ टू ज्यूज के बीच का जो अंतर है उस पर जब चैट जीपीटी से स्पष्टीकरण मांगा,
यह देखते हुए कि दोनों के बहुत अलग निहितार्थ हैं, और इस अंतर को जो है वो चैट जीपीटी इस तरह स्पष्ट करता है, क्योंकि मर्गवार इजराइल एक आधिकारिक और सामान्य नारा वहाँ पे है, तो इसका अनुवाद होता है इजराइल को मौत, या शाब्दिक रूप से इजराइल पर मौत। यह राजनीतिक प्रदर्शनों, शुक्रवार की नमाज और आधिकारिक राज्यसभाओं में विशेष रूप से कुद्स दिवस जो है, रूज़े कुद्स जो है, और क्रांति की वर्षगांठ जैसे अवसर वहाँ हैं, उनका मानक नारा है। और इसे अक्सर मर्गबार अमेरिका, अमेरिका को मौत, मर्गबार इंग्लैंड को मौत के साथ बोला जाता है। तो डेथ टू ज्यूज, मर्गबार यहूद के बारे में क्या है? चूंकि यह ईरान में एक आधिकारिक नारा नहीं है और शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्य अनुमोदित सेटिंग में इसके उपयोग का कोई प्रलेखित मामला भी नहीं है। तो वास्तव में ईरानी नेताओं, जिनमें खामेनेई भी शामिल है, उन्होंने बार बार कहा है कि वे ज़ायोनिज्म और यहूदी धर्म के बीच में अंतर करते हैं। खामेनेई के कार्यालय ने बयान प्रकाशित किए हैं जिनमें कहा गया है कि हम यहूदी विरोधी नहीं हैं और यहूदियों को हड़पने वाले ज़ायोनी शासन से अलग किया गया है। अब अगर इस आर्टिकल का पूरे निष्कर्ष की ओर जाएं तो ईरान सरकार और आधिकारिक सभाएं इजराइल को मौत का नारा लगाती हैं, जो ज़ायोनी राज्य और उसकी नीतियों पर केंद्रित हैं, निर्देशित हैं, न कि यहूदी लोगों पर या एक जातीय या धार्मिक समूह के खिलाफ हैं। हालांकि निसंदेह है यह नारा जो है आक्रामक और गहरी शत्रुता का प्रतीक है, लेकिन यह यहूदियों को मौत जैसे नरसंहार या यहूदी विरोधी नारे के समान नहीं है और न इसमें शामिल है। तो लेखक इस आधार पर कुछ और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं, जिसमें वो कहते हैं पिछले सप्ताह कई पश्चिमी राजनेताओं और पत्रकारों को ईरान पर हमला करने और उनके शासन को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता को समझाते हुए सुना गया, क्योंकि इसने न केवल इजराइल बल्कि यहूदियों को भी नष्ट करने की धमकी दी है। रिपब्लिकन टेड क्रूज तो यहाँ तक कहता है कि ईरान जिन्हें मारना चाहता है वे सभी यहूदी और सभी अमेरिकी हैं। कांग्रेसमैन जारेड मोस्कोविट्ज ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें पुष्टि की गई कि ईरान का परमाणु हथियार हासिल करना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक विश्वसनीय खतरा और इजराइल व मध्य पूर्व में अन्य सहयोगियों और भागीदारों के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। तो लेखक का तर्क है कि ये दूसरे लोगों की विचार प्रक्रियाओं का अनावश्यक आविष्कार हैं, विशेष रूप से तब जब वे देश, उसकी आबादी और उसकी संस्कृति से अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करता है। और मीडिया भी इस दुखद कॉमेडी में अपनी भूमिका निभाता है, ठंडे विश्लेषण के बजाय सनसनीखेज रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देता है। लेखक सवाल करते हैं कि कौन किसे नष्ट करना चाहता है। इस मामले को जटिल बनाने वाला तथ्य यह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही पहल करने वाले थे, जिन्होंने इजराइल के 13 जून के हमले और इस सप्ताहांत अमेरिका द्वारा युद्ध के अवैध कृत्य पर भी मिलीभगत की थी। लेखक के अनुसार ईरानियों द्वारा दशकों से लगाए गए नारे किसी अन्य राष्ट्र की मृत्यु का आह्वान करते हुए एक अवास्तविक इच्छा की भावनात्मक अभिव्यक्ति हैं, लेकिन बम गिराना, नेताओं की हत्या करना और सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर विनाश का कार्य हैं। लेखक का मानना है कि ट्रंप के हमले की सफलता या विफलता का मूल्यांकन कैसे भी किया जाए, यह कल्पना करना मुश्किल है कि बाकी दुनिया अब इस बात से आश्वस्त नहीं है कि इजराइल और अमेरिकी दोनों निश्चित रूप से दुष्ट राष्ट्र हैं और उन राष्ट्रों द्वारा भी शर्मनाक बहिष्कृत के रूप में व्यवहार किए जाने लायक हैं, जिन्होंने वफादार सहयोगियों की स्थिति बनाए रखी है। लेखक हमें चेतावनी भी देते हैं कि सबसे बुरा तो अभी आना बाकी है, और यह सबसे बुरा क्या होगा ये हम छोड़ते हैं फेयर ऑब्जर्वर के पाठकों पे कि ये एआई और ह्यूमन ट्रांसक्रिप्ट हैं, ह्यूमन बातचीत हैं, इसके बारे में अपने विचार हमें साझा करें और बताएं कि यह जो आर्टिकल हैं इसको लेके आप क्या सोचते हैं। ये जो ट्रांसलेशन हमारे जो मुख्य रणनीति अधिकारी हैं पीटर आइजैक्सन, उन्होंने जो किया है उसको आप क्या सोचते हैं। हम चूंकि इस लेख में जो विचार हैं वो लेखक के अपने हैं, ऐसे में हम इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें फेयर ऑब्जर्वर के साथ दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए। कमेंट करके बताएं कौन सी बात अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।